हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, 11th बायोलॉजी का अभी लास्ट हमने देखा था कैसे हम किस पैटर्न से पढ़ाई करेंगे ताकि हमारे कोर्स प्रॉपर टाइम पे पूरा हो जाए और साथ में हमारा न केवल 11th का सिलेबस की तैयारी हो सके, 11th की तैयारी हो सके, बल्कि नीट का पोर्शन भी हमारा तैयार हो सके। ये पैटर्न हमने देखा था। अब हम आज शुरू कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। तो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप सभी को पता है, बट ट्रेडिशनल चीज़ें बतानी पड़ेंगी। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना लैटिन वर्ड है। बायोस फर्स्ट वर्ड है, बायोस। बायोस मीन्स होता है लिविंग, तो बायोस मीन्स लिविंग और लॉगस मीन्स डिस्कोर्स और स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग, अगर इसका हम केवल वर्ड संधि विच्छेद करें, वर्ड मीनिंग निकाले तो स्टडी ऑफ लिविंग निकलता है। So it is a branch of science that deals with the study of living organism. Biology is the science of branch of science that deals with the study of living organism. और टर्म बायोलॉजी सबसे पहले दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने लैमार का नाम सुन रखा होगा। तो लैमार एंड ट्रेविरेनस, क्या नाम है? लैमार एंड ट्रेविरेनस, इन दोनों साहब ने सबसे पहले बायोलॉजी के टर्म, बायोलॉजी टर्म यूज किया था। जो तो हम कहते हैं टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। नेक्स्ट फादर ऑफ बायोलॉजी की बात आती तो जो एरिस्टोटल साहब, अरस्तु साहब है, ये फादर ऑफ साइंस है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को ही मानते हैं। आगे बात आती ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं, क्या क्या हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में? तो ट्रेडिशनली बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती थी, एक जूलॉजी एनिमल के लिए और दूसरी बॉटनी प्लांट्स के लिए। लेकिन अब एक और ब्रांच आ गई है जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स के लिए। तो इस हिसाब से बायोलॉजी की तीन ब्रांचेज आती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो जूलॉजी है, जो यॉन मींस एनिमल होता है, तो ये स्टडी ऑफ एनिमल्स के लिए ये ब्रांच है। इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल साहब। फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, अरस्तु है। ये अरस्तु साहब के खास बात ये प्लेटो के शिष्य थे और 384 बीसी, बिफोर क्राइस्ट 384 बीसी में ये ग्रीस में बॉर्न हुए थे। मैसेडोनिया में क्या है जगह, मतलब ग्रीस एक कंट्री समय हुआ करता था, मैसेडोनिया साम्राज्य का उसमें आता था और 384 बीसी में हुआ था। खास बात यह है कि एरिस्टोटल बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। इनके शिष्यों में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन इनके शिष्य थे, तो अलेक्जेंडर, आपने सिकंदर महान का नाम सुन रखा होगा, अलेक्जेंडर इनका शिष्य था। अलेक्जेंडर महान, सिकंदर महान एरिस्टोटल का ही शिष्य था। इसके अलावा इनके शिष्यों में सबसे बड़ा नाम है थियोफ्रस्टस साहब का। थियोफ्रस्टस जो फादर ऑफ बॉटनी, तो ये इनके शिष्य थे। इनकी जो बुक है, एरिस्टोटल ने बहुत सारे बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट पे, फिलोसफी पे, फिजिक्स पे, साइंस पे, बायोलॉजी पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे उन्होंने बुक लिखी थी, पॉलिटिकल साइंस पे। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक हमारे लिए बायोलॉजी की है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। क्या नाम है बुक का? हिस्टोरिया एनिमलियम। ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सिविल सर्विसेज अगर जो बच्चे देते हैं वहां भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एरिस्टोटल। ध्यान दें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एरिस्टोटल फादर ऑफ, न केवल फादर ऑफ बायोलॉजी है बल्कि फादर ऑफ साइंस भी इन्हें माना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। ये एरिस्टोटल साहब इनके सबसे अच्छे, सबसे बड़े शिष्यों में सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो शामिल था, थियोफ्रस्टस का नाम शामिल था। 384 बीसी में ये पैदा हुए थे ग्रीस में, और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। इसके बाद दूसरी ब्रांच हमारी है बॉटनी। बॉटनी जो वर्ड आया है वो अगेन बॉटेन वर्ड से आया। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब्स। तो हर्ब्स को, हर्ब्स या वनस्पतियों को की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं, जिसको आप स्टडी ऑफ प्लांट्स कहते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस साहब हैं। ध्यान रखिए, ये थियोफ्रस्टस वही है जो अरस्तु के शिष्य थे, एरिस्टोटल के डिसिपल थे। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस है। थियोफ्रस्टस की जो इंपॉर्टेंट बुक है बॉटनी की फील्ड में, उसका नाम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान रखिए, एरिस्टोटल का नाम हिस्टोरिया, एरिस्टोटल की बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमलियम, जबकि थियोफ्रस्टस की बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को, पूरे प्लांट किंगडम को, उस समय किंगडम जैसी बात नहीं थी, लेकिन प्लांट्स को उन्होंने कैटेगराइज किया था और डिवाइड किया था 4 ग्रुप्स में। ग्रुप के नाम है ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज,
श्रब्स, ये देखें आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि आप नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, ये 4 ग्रुप में बांटा था। इसके बाद अगली जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम इस माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे और ये हमारे इस चैप्टर का हिस्सा भी नहीं है। माइक्रोब्स में इस फील्ड में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। इन सब का डिटेल हम बैक्टीरिया जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चूंकि बायोलॉजी में लिविंग की बात करते हैं तो हम लिविंग का कैरेक्टर देखेंगे। रिप्रोडक्शन पढ़ा, लिविंग क्या है, लिविंग का बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के बाद हम डेफिनेशन देना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फिलहाल एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, बाद में जब कैरेक्टरिस्टिक हम इसका देखेंगे लिविंग के तो आप उसको सेल्फ चेक कर सकते हैं कि जो हमने डेफिनेशन बताई वो सही थी या नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप की अपनी कॉपी बना सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, इवोल्यूशन होता रहता है लगातार, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिविंग का कैरेक्टर, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम उनके लिए जो 12th का एग्जाम, रिटन एग्जाम में आता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving, self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. external stimuli को respond करते हैं, self-regulate कर सकते हैं, interactive system है, अपने अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, अपने सिस्टम को इंटरैक्ट करते हैं और अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ-रेप्लिकेटिंग, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. अब क्या कैरेक्टर है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं कि ये लिविंग। तो लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं, मोटा मोटी हम 5 कैरेक्टर्स, 5 मेजर कैरेक्टर हैं जिनके एक अर्थ होते हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन, 3 इज मेटाबॉलिज्म, 4 is cell structure, 5 is consciousness। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस, ये 5 कैरेक्टर लिविंग के। इसमें से जिस ऑर्डर में ये है उस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्शियसनेस है, देखें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस या फिर कोई भी स्टिमुलस मिले और रिस्पॉन्ड ना करे। रिस्पॉन्सिवनेस, नीट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में एम्स जब कभी हुआ करता था, ये जो सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिए होते थे और लास्ट में कहीं होता था एक ऑप्शन होता था रिस्पॉन्सिवनेस, और हमेशा वही सही होता था क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस यानी रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, तो ये सबसे इसके बाद सेल स्ट्रक्चर भी डिफाइनिंग फीचर है। तो ये सेल स्ट्रक्चर डिफाइनिंग फीचर है जबकि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये 5 कैरेक्टर, एक एक करके हम सारे कैरेक्टर की बात कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स में 5 कैरेक्टर हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस। ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ क्या है? ये ग्रोथ एक परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ध्यान रखें इरिवर्सिबल होना चाहिए। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन फॉर्म एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट। मैंने बोला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट होना चाहिए मास और वॉल्यूम में जो वृद्धि हो, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, ग्रो कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ परमानेंट होना चाहिए। अगर हम एक क्रिस्टल बॉल पानी में डाल दे रहे हैं वो ग्रो कर जा रहा है,
वो ग्रोथ तो है, लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं। क्यों लिविंग नहीं है? उसके कई कारण है। पहला तो एक सिंपल सा कारण है कि वो परमानेंट नहीं है, वो इरिवर्सिबल नहीं है। जैसे ही पान निकल गया वो वापस पैसा हो जाएगा। और उसमें जो ग्रोथ वो हो रही है वो एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से हो रही है, अंदर की कॉस्ट की वजह से नहीं हो रही, तो उसको ग्रोथ होते हुए भी लिविंग नहीं मानेंगे। तो यहाँ ग्रोथ जो लिविंग का कैरेक्टर माना जाता है वो ये है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन फॉर्म एंड वॉल्यूम यूजुअली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन, ये इंक्रीज का साइन है, आप देखें ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंक्रीज का साइन मैंने बनाया हुआ है, इंक्रीजिंग ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या होगा? अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर दोनों ही ग्रो करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज तो दोनों के ही होगा, लेकिन अगर यूनिसेलुलर फॉर्म है तो इंक्रीज इन सेल नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। जैसे डिवीजन हुआ वहां तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो ग्रोथ कहां हुआ? तो इसलिए यूनिसेलुलर में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम आगे पढ़ेंगे कि सिनोनिमस वर्ड यूज करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है वो इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज होगा, और दूसरा इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज इन सेल नंबर, मल्टीसेलुलर फॉर्म में ये होगा, इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है। इसके बाद हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके 12th में क्वेश्चन आता है, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में कोई डिफरेंस है क्या? क्या प्लांट और एनिमल का ग्रोथ सेम है या उनमें कुछ डिफरेंस है? तो ये क्वेश्चन 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ हम देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल, इन प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहती है जब तक प्लांट जिंदा रहता है, अप टू देयर लाइफ स्पैन। आप देखें कि आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कट जाता है साइड से, उसकी ब्रांचेस नई नई निकल आती हैं, हमेशा ग्रो करता रहता है। हर साल जैसी पतझड़ होती है, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद नई नई पत्तियां आती हैं। लेकिन क्या ह्यूमन में, क्या एनिमल्स में ऐसा होता है? एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में जो ग्रोथ, जैसे हमारी ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ होनी थी वो हो गई। आप सभी क्लास में हैं, आप सभी लगभग 15, 16, 17 साल के, 18 साल के हो गए हैं। आपकी ग्रोथ जो होनी थी वो हो गई। अब आप मोटाई बढ़ जाएगी, मेरी तरह टोन निकल सकता है आपका, लेकिन आप उसको ग्रोथ करना नहीं कहेंगे, तो फैट का डिपोजिशन। ग्रोथ तभी तक होती, तो प्लांट्स में ग्रोथ अप टू देयर लाइफ स्पैन, जब तक उनकी लाइफ है तब तक होती है। एनिमल में ऐसा नहीं होता। पहली बात जो डिफरेंस है, प्लांट्स में ग्रोथ अकर्स अप टू देयर लाइफ स्पैन, पहली बात। और दूसरा ये अप टू देयर लाइफ स्पैन, और दूसरा प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो रीजनल होता है, पर्टिकुलर रीजन्स में होता है। ध्यान रखें, प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। स्पेशलाइज्ड तो नहीं कहेंगे, प्लांट्स में कुछ टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक। हम एनाटॉमी में देखेंगे कि प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यू मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेसिटी वो लूज कर देते हैं, वो लॉस कर देते हैं, लॉस कर जाते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसलिए वो डिवाइड कर सकते हैं, और चूंकि डिवाइड कर सकते हैं इसलिए ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट्स में ग्रोथ रीजनल होता है, केवल स्पेसिफिक रीजन में होता है, और इन स्पेसिफिक रीजन्स को हम कहते हैं मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स कहते हैं। ये मेरिस्टेम्स जो हैं, ये मेरिस्टेम्स अगर हम डिवाइड करें तो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो ये सारा डिटेल में हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम दो चीजें देखें। प्लांट्स में ग्रोथ अकर्स अप टू देयर लाइफ स्पैन, नंबर 1। नंबर 2, प्लांट्स में ग्रोथ इज रीजनल एंड अकर्स इन स्पेसिफिक रीजन्स कॉल्ड मेरिस्टेम्स। व्हाइल इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, केवल कुछ उनके कुछ उम्र है उसी समय तक ग्रोथ होती है। और दूसरा जो एनिमल्स है, एनिमल्स में ग्रोथ रीजनल नहीं होता है, ग्रोथ इज नॉट रीजनल, रीजनल नहीं होता। ये दो डिफरेंसेस आप ध्यान रखेंगे। अब ग्रोथ की बात हो गई है, लेकिन क्या ग्रोथ लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है? ये बात तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्या जिसमें भी ग्रोथ होगा वो लिविंग होगा? आप कंफ्यूज हो गए। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, जिनमें जो लिविंग है वो ग्रो करेंगे, ये बात सही है, लेकिन क्या जो ग्रो करेंगे वो सारे लिविंग होंगे? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्रिस्टल बॉल का एग्जांपल दिया था।
दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सैंडस्टॉर्म देखा होगा, चलती है, नए नए टीले बनते हैं, आपने पहाड़ को ग्रो करते हुए आप देख अपनी लाइफ में तो हम नहीं देख सकते, लेकिन सुन तो सकते कि पहाड़ ग्रो करते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है घट रही है, तो हम साइंटिफिक सुनते ही रहते हैं। इसके अलावा एक आप सिंपल सा देखते हैं तथ्य कि बारिश के दिनों में आपकी खिड़की, बाथरूम की खिड़की, किचन की खिड़की, दरवाजे जो है सेल कर जाते हैं और वो बंद होना उनका मुश्किल हो जाता है। क्या वो ग्रोथ नहीं है? और अगर वो ग्रोथ है तो क्या वो लिविंग है? क्योंकि फंडामेंटल कैरेक्टर्स है नहीं। यहाँ पर रेनी सीजन में जो ग्रोथ करते हैं, जो वुडन डोर्स स्वेल कर जाते हैं, वो स्वेल करना एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है। जैसे ही रेनी सीजन गुजरता है उसके कुछ महीनों बाद जब उन दरवाजों खिड़कियों से पानी निकल जाता है तो फिर वो वापस अपनी शेप में आ जाता है और वापस उनका खिलना बंद होना आसान हो जाता है। तो रेनी सीजन में जो डोर स्वेल करते हैं, ये नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिनोमेनन दैट कॉज द स्वेलिंग ऑफ डोर्स, वुडन डोर्स इन रेनी सीजन। आप सभी के लिए होमवर्क है, आप बताएं मुझे। मैं फिलहाल जिक्र कर देता हूँ, उसका नाम बता देता हूँ उस फिनोमेनन का, मुझे आप बाद में बताएं कि वो फिनोमेनन क्या है, उसकी डेफिनेशन बताएं। उस फिनोमेनन को कहते हैं इम्बाइबिशन। बारिश के दिनों में जो रेनी सीजन में वुडन डोर स्वेल कर जाता है उसको बोलते हैं इम्बाइबिशन, IMBIBITION। ठीक है, तो इन सारी वजहों से, इन एक्सेप्शंस की वजह से, जो एक्सटर्नल कॉज की वजह से जो ग्रोथ करते हैं, मतलब सारे ही लिविंग बीइंग ग्रो करेंगे ये बात सही है, लेकिन ग्रोथ करेंगे वो सारे लिविंग होंगे ये बात सही नहीं है। इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग कैन आल्सो ग्रो बट दे शो ग्रोथ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज। ये इंपॉर्टेंट है, उनमें और हम में ग्रोथ में डिफरेंस है। हम अपने इंटरनल कॉज की वजह से ग्रो करते हैं। हम छोटे से बड़े हुए, ऐसा थोड़ी है कि मेरी मम्मी ने या आपकी मम्मी ने पानी में डाला था, छोटे थे 5 साल के, और जब पानी से बाहर निकाला नहलाने के बाद तो आप देखे 17 साल के हो गए, बड़े हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ। आप तो ग्रोथ आपका एक्सटर्नल कॉज की वजह से नहीं, लेकिन क्रिस्टल का बॉल को पानी में डाल के निकालेंगे तो जरूर वो बड़ा हो जाएगा। तो ये बात है कि ग्रोथ, जो लिविंग है वो ग्रोथ करता है, लेकिन जो ग्रोथ करता है वो लिविंग ही हो ये जरूरी नहीं, इसलिए ग्रोथ को फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं मानते। अब दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग पहला हो गया। दूसरा कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ये 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, 12th के बच्चों को बताइए। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स या टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स, अपनी जैसी एक प्रतिकृति पैदा करना, टू प्रोक्रिएट। अब रिप्रोडक्शन की जरूरत, इसलिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए। हम मर जाएं लेकिन हमारे मरने के बाद भी ह्यूमन स्पीसीज चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम मरने से पहले अपने बच्चे इस दुनिया में को देके जाते हैं। ये केवल हमारे लिए सत्य नहीं है, ये एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सही है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो रिप्रोड्यूस करता है वो लिविंग है, ये तय है। ये चॉक नॉन लिविंग है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, लेकिन हम रिप्रोड्यूस करते हैं इसलिए लिविंग है। तो ये डिफरेंस हो गया। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अब यूनिसेलुलर फॉर्म में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, क्योंकि जो यूनिसेलुलर फॉर्म है जैसे ही ग्रो करेंगे एक स्पेशल साइज तक उनकी बॉडी आएगी, उसके बाद वो डिवाइड कर जाएगा और 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये ग्रोथ भी हुआ और रिप्रोडक्शन भी हुआ। तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स। बट इन मल्टीसेलुलर फॉर्म में रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस है और ग्रोथ अलग प्रोसेस है, क्योंकि वहां दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जो मल्टीसेलुलर फॉर्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां पर ये यूनिपैरेंटल होता हो, एक ही पैरेंट से बच्चे बनते हो, रिप्रोडक्शन होता हो, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और गैमेट्स का फॉर्मेशन यूजुअली नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया में फिशन के थ्रू बैक्टीरिया लगातार डिवाइड करता है, 1 से 2 में करता है। इसके अलावा बड बनते हैं, छोटे छोटे बड बन जाते हैं, जो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू हो जाता है। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन है जो कि एल्गी और फंजाई में अलग अलग तरीके के स्पोर, जैसे जूस्पोर है, एक्लानोस्पोर है, हिप्नोस्पोर है, एकाइनिट है, इस तरीके के अलग अलग तरीके के स्पोर्स हैं वो बनते हैं और एल्गी और फंजाई।
ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, और हर टुकड़ा वायबल हो, हर टुकड़ा फिर नया ऑर्गेनिज्म बना दे। तो ऐसा प्रोडक्शन का तरीका कहाँ मिलता है? ऐसा वहां मिलता है जहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म हो, फीते जैसा फॉर्म हो। तो बाय फ्रेगमेंटेशन इन फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई ये मिलता है। अगला तरीका है, बाकी एक और तरीका है प्लेनेरिया में रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब लॉस्ट पार्ट को वापस से रीजेनरेट कर लेना। लेकिन प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सट्रीम पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है। उसकी बॉडी को दो टुकड़ों में काटे तो ऊपर वाली बॉडी नीचे का पार्ट बना लेगी, नीचे वाली ऊपर का पार्ट बना लेगी। 3 टुकड़ों में बांटे तो तीनों ही नया प्लेनेरिया बना लेगी। तो रीजेनरेशन के थ्रू भी प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका हो गया, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है, जो कि हमारे अगले चैप्टर का पार्ट है, तो यहाँ नहीं देखेंगे। रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। ऑल्दो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड रिप्रोड्यूस, लेकिन अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या वो नॉन लिविंग? अगर आपके मम्मी पापा आपकी शादी नहीं कर सकते नहीं कहेंगे, आपके मम्मी पापा आपकी शादी नहीं करते, या आप खुद शादी नहीं करते और आगे प्रोक्रिएट नहीं करते, आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या आप नॉन लिविंग हो गए? नहीं, लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो इसका मतलब नॉन लिविंग हो गए, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे म्यूल, खच्चर, आप सभी ने देखा होगा, खच्चर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता बट वो लिविंग है। अगर आपको समझ में नहीं आता खच्चर के पीछे जाके खड़े हो जाइए थोड़ी देर, जब वो दुलत्ती मारेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो लिविंग है नॉन लिविंग। ऐसे ही हम स्ट्राइल वर्कर बीज, जो आप मधुमक्खी या जो शहद खाते हो उसमें वो वर्कर भी इकट्ठा करती है, काम करने वाली भी होती है, उनमें अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे क्वीन होती है उसमें, और इसके अलावा वर्कर भी होती है काम करने वाली, और इसके अलावा ड्रोन्स यानी मेल होते हैं। तो जो वर्कर भी होती है ये स्टराइल होती है, फीमेल होती है लेकिन स्टराइल, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती बट वो लिविंग। अगर आपको कोई संदेह हो उसके लिविंग होने में तो जाइए आप छत्ते में हाथ डालिए और वो जब डब मारेगी तब आपको पता चल जाएगा कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऐसे ही कुछ स्टराइल कपल होते हैं, ह्यूमन कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते किसी भी वजह से, तो वो क्या नॉन लिविंग है? जी नहीं, वो भी लिविंग है। तो इन एक्सेप्शंस की वजह से, इन अपवादों की वजह से, जैसे म्यूल का मैंने बताया, जैसे कि वर्कर बी का बताया, जैसे स्टराइल ह्यूमन कपल्स का बताया, इन अपवादों की वजह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते लिविंग का, ऑल्दो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे जो कि मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का। लिविंग बीइंग के जो पहले हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, थर्ड कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये सम टोटल जितना भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो सारे के सारे ही मेटाबॉलिज्म में आते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी कंसीडर्ड अंडर मेटाबॉलिज्म। सो दिस मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं ये हमारी बॉडी में या तो कंस्ट्रक्टिव होते हैं या तो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है उनको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का वो पार्ट जो कंस्ट्रक्टिव है उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म कहते हैं, और दूसरा पार्ट है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप सभी ने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स रॉ मटेरियल यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में, रॉ मटेरियल लाइक H2 एंड CO2 यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, तो ये एनाबॉलिज्म है। और रेस्पिरेशन ऑल्दो मैं बता दूं कि क्रेब्स साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो क्रेब्स साइकिल में आप देखेंगे वो उसको लिखा होगा आपके बुक में, क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबॉलिक पाथवे, लेकिन मैं अभी क्रेब्स साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं। रेस्पिरेशन एज अ होल, रेस्पिरेशन में चूंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है वो बर्न किया जाता है और उससे एनर्जी निकलती है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। ध्यान रखने की बात यह है कि ग्रोथ अगर होता है, हमने लिविंग का कैरेक्टर पढ़ा है ग्रोथ, तो ग्रोथ होने के लिए जरूरी है कि एनाबॉलिक प्रोसेस शुड या मस्ट एक्सीड कैटाबॉलिक प्रोसेस। फॉर ग्रोथ टू अकर द एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म एक्सीड कैटाबॉलिज्म। ये ध्यान रखने की बात है, ये मेटाबॉलिज्म होता है। अब ध्यान यहाँ आपको ये रखना कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस जरूर होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जरूर होगा। लेकिन अगर हम सेल फ्री एनवायरनमेंट टेस्ट ट्यूब में क्रिएट करें, टेस्ट ट्यूब में सेल फ्री एनवायरनमेंट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या वो मेटाबॉलिज्म है? हाँ, वो मेटाबॉलिज्म है, बिल्कुल है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म है, बट क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो यहां पर साइंटिस्ट
उसको न तो लिविंग बताते हैं, न तो नॉन लिविंग बताते हैं। तो बट मेटाबॉलिज्म इन विट्रो इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जो इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, इन द टेस्ट ट्यूब। तो मेटाबॉलिज्म इन विट्रो इन द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर कंसीडर्ड एज लिविंग नॉर इट इज कंसीडर्ड एज डेड। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस रहा। इसके बाद पांचवा जो कैरेक्टर शुरू हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, चौथा कैरेक्टर जो है लिविंग का, तीन हो गए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। जो चौथा कैरेक्टर था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ये डिफाइनिंग फीचर, मैंने आपको बताया था डिफाइनिंग फीचर है। क्यों डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि अगर आपको सेल थ्योरी याद हो, स्लाइडेन एंड स्वान की आपने 10th में पढ़ रखा होगा, स्लाइडेन एंड स्वान का नाम, जो जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ये सेल थ्योरी क्या थी? ये सेल थ्योरी यही थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं। लेकिन ये सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं थी। सेल थ्योरी में रोडोल्फ विर्चो, एक रशियन साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चो, उन्होंने इस सेल थ्योरी को एडवांस किया, अपडेट किया, और उसमें जोड़ा क्या? उसमें जोड़ा ऑमनीसेलुलर की सेलुलर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म, ऑमनीसेलुलर ई सेलुलर, ये टर्म दिया था रोडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। ये ध्यान देने की बात है। तो सेल थ्योरी बताती है कि सेल स्ट्रक्चर, और सेल थ्योरी की वजह से सेल का डेफिनेशन, अगर आपको सेल की डेफिनेशन याद हो तो सेल की डेफिनेशन है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है तो लिविंग बीइंग का फंडामेंटल कैरेक्टर होगा ही। तो इसको हम फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। फाइनल कैरेक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कॉन्शियसनेस ही है। क्यों है? क्योंकि सेंसिटिविटी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई मिले उसको सेंस करना, सेंसिटिविटी, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट लें या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लें, उसके अंदर ये फीचर होना ही चाहिए कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए सेंसिबल रहे, उसको सेंस कर सके, उसमें कोई चेंज आ रहा है उसको सेंस कर सके और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये था लिविंग का बेसिक कैरेक्टर जो पहला टॉपिक है। इसके बाद हम अगले कैरेक्टर में, अगले क्लास में हम टैक्सोनॉमी देखेंगे और अदर जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स देखेंगे जो हमको डिवीजन के लिए, जो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, ये सारे ही देखेंगे। और साथ में हम डिफरेंट हायरार्की, क्लासिफिकेशन की हायरार्की देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।